नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इटावा सिविल लाइंस थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने पिलुआ महावीर मंदिर के पास यमुना नदी के किनारे से कछुओं की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 67 कछुए बरामद किए गए हैं। इन कछुओं को उत्तराखंड के रास्ते नेपाल और चीन भेजे जाने की योजना थी। बरामद कछुओं की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर बाद पुलिस ने चारों तस्करों को कोर्ट में पेश किया। वहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी सामाजिक वनिकी विभाग के एसटीएफ प्रभारी विवेकानंद दुबे को सुबह यमुना नदी के किनारे कछुओं को एकत्रित किए जाने की जानकारी मिली थी। यमुना नदी से कछुओं को पकड़ने के बाद उन्हें उत्तराखंड के रास्ते नेपाल और दूसरे देशों में सप्लाई किया जाना था। इस पर एसओजी प्रभारी सतीश यादव, सिविल लाइन थाना और वन विभाग के बड़ापुरा रेंज के सीओ अजय कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से टीम के साथ छापा मारा। पुलिस को देखकर कछुआ तस्कर भागने लगे, लेकिन सभी को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से 62 जिंदा 5 मृत कछुए बरामद किए गए। तस्करों के पास से बरामद कछुओं में 55 कछुए सुंदरी प्रजाति, 6 कछुए चित्रा प्रजाति, 5 कछुए सोनिया गैंगोटिक्स प्रजाति के हैं, जबकि 6 कछुए मृत अवस्था में मिले हैं। आरोपी सदानंद ने पुलिस को बताया कि वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, अन्य नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कछुओं की तस्करी करता था। बोरों में भरकर कार से उन्हें रुद्रपुर और उत्तराखंड के अन्य जिलों में ले जाता था। वहां से ये कछुए ऊंची कीमत पर चीन और नेपाल भेजे जाते थे, जहां कछुए 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। ये 55, 61, 62, 67 कछुए पकड़े गए हैं। 67 कछुए में 5 मर गए हैं, 62 जिंदा हैं। ये लोग कलेक्ट मतलब वन डे में कलेक्ट होते नहीं, ये लोग फुट कर कलेक्ट करते हैं। ये लोग कलेक्ट कर रखने में जैसे भी इन लापरवाही किए होंगे, 5 कछुए से मर गए हैं। और ये पिलुआ महाराज मंदिर के पास ये पकड़े गए हैं। रात में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसमें 2 तो अभ्यस्त मुलजिम हैं जो पहले भी हमारे विभिन्न केस में वांटेड हैं। एक जगदीश और एक सदानंद, नहीं जगदीश और सिर्फ और सीटू ये विकलांग है। सीटू ये पहले भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो पकड़ के कहाँ इसकी सप्लाई करते थे और कब से कर रहे थे? ये तो जैसे आपने पूछा तो जगदीश और सीटू तो पहले भी सप्लाई और मतलब अभियान के दौरान पकड़े गए हैं दोनों लोग। इनके साथ वेस्ट बंगाल के ही सप्लायर रहते हैं। और इस बार इनके साथ जो व्यक्ति सप्लायर है वो तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का है, सदानंद पुत्र सुशांत मंडल। इसकी कीमत कितनी है? कुछ आंकड़ा पर्टिकुलर ये माना जाता है, मेरी वेस्ट बंगाल में भी बात हुई थी, वहाँ पर भी बात हुई थी। वहाँ पे ये 300 से लेकर 500 रुपये किलो तक बिकता है। 300 से 500 के नीचे बिकता है। जी। अभी फिलहाल में ये कहाँ लेके जा रहे हैं? फिलहाल ये तो ले जा रहे थे उत्तराखंड, जो इन्होंने अपने बयान बताया, उत्तराखंड ले जा रहे थे। किन किन धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई? पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ की धाराएं होती हैं 39, 51, 52, वन जीव अधिनियम 1972 की धारा 39 है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार ऐसे पत्रकार जिनका कोरोना काल के दौरान बीमारी से निधन हो गया, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही सूचना विभाग ने पत्रकारों का आंकड़ा जुटा लिया था। दरअसल कोरोना काल में कवरेज के दौरान कई पत्रकार संक्रमित हुए और कई का निधन हो गया। ऐसे में उनके परिजनों के सामने भरण पोषण की मुश्किल आ गई। इसे देखते हुए सरकार ने मृत पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।
इसके एक दिन पहले कोरोना के चलते निराश्रित बच्चों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। ऐसे बच्चों की देखभाल करने वालों को सरकार 4,000 रुपये प्रतिमाह देगी। स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। बच्चियों की शादी के लिए भी 1,01,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण दर अब नीचे आ रही है। इसमें सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालातों को देखते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है और वो लगातार जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। अगर बात आज की करें तो ये लंबे समय बाद है जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में संख्या 2,000 से कम हुई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,908 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 6,713 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। देखा जाए तो प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट 96% हो चुका है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा, 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं। उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार
शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन सभी बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध है। कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2021 की कक्षा 10 की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 29,94,312 बच्चों को कोरोना संकट में फंसने से मुक्ति मिलेगी। कक्षा 10 के बच्चों के कक्षा 11 में प्रोन्नति निर्देश भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिए गए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराने की योजना बनाई गई है। इसकी समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी। प्रश्न पत्र की अवधि को मात्र 1.5 घंटे रखा जाएगा और छात्रों को प्रश्न पत्र के किन्हीं 10 में से मात्र 3 सवालों का ही उत्तर देना होगा। बच्चों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को लगातार सैनिटाइज भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ था। कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों पर ब्रेक लगा है। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से कम कोरोना के केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के भारत में 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,76,309 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 3,460 लोगों की मौत कोरोना वायरस से देश में हुई है। वहीं भारत के अब तक के कोरोना वायरस अपडेट की बात की जाए तो कुल कोरोना के केस 2,78 लाख से अधिक हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से संक्रमित होकर 2,54 लाख से अधिक लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के कारण 3,25,972 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस देश में अब 21,14,508 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,14,216 कोरोना के एक्टिव केस घटे हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा देश में 21,20,00,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 30,35,000
32,749 लोगों को देश में वैक्सीन लगा है। इसी बीच वियतनाम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चला है जो हवा में तेजी से फैलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये यूके और भारत में मिले वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। साल 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका ढोंडियाल ने हिम्मत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपने पति की शहादत के बाद निकिता ढोंडियाल ने लोगों से सहानुभूति जताने के बजाय कड़ी मेहनत और लगन के साथ एकता और मजबूती के साथ खड़ा होकर मन बना लिया था कि वो सेना को ही ज्वाइन करेंगी। उनका ये फैसला अब फलीभूत हो गया है जब नितिका शनिवार को लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुई। नितिका कौल ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण लेने के बाद लेफ्टिनेंट बनकर मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने सितारों को नितिका कौल के कंधों पर सुसज्जित किया। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद होने वाले जवानों में मेजर विभूति ढोंडियाल भी थे। वहीं शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरफ से 140वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में वो गौरवपूर्ण क्षण भी सबने देखा जब 300 के करीब कैडेट्स भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। ये प्रतिष्ठित परेड कैडेटों और ऑफिसरों के लिए एक भावुक क्षण रहा जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक यादगार और कभी नहीं भूलने वाले पल के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यूपी के बलरामपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ कोरोना संक्रमित चाचा का सब भतीजे ने कुछ लोगों की मदद से 2 पैर राप्ती नदी में फेंक दिया। जिस समय सब नदी में फेंका जा रहा था उस समय किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। नदी में सब फेंकते समय का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई। पता चला कि L2 अस्पताल में भर्ती वृद्ध की देर शाम मौत हो गई थी। दोपहर उसका भतीजा अंत्येष्टि के लिए ले गया था। CMO की तहरीर पर मृतक के भतीजे और एक अन्य के खिलाफ महामारी अधिनियम अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। देखा जाए तो एक बात सामने निकल कर आ रही है कि सरकार के लाख प्रयास के बाद भी लोग ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर 100 को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच सोमवार यानी 31 मई से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील देने का फैसला किया गया है। इस दौरान 2 उद्योगों मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को छूट दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों उद्योगों के कर्मचारियों को कोविड-19 के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हर हफ्ते हम जनता के सुझावों के आधार पर और एक्सपर्ट के विचारों के आधार पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना फिर से ना बढ़ने लगे। वहीं बता दें, इस बीच पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 956 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से 122 लोगों की मौत हो गई। बीते 22 मार्च के बाद से ये एक दिन में सबसे कम केस हैं। बता दें कि 22 मार्च को कोरोना के 888 मामले दर्ज हुए थे। देश भर में मौजूद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से सरकार पहले ही राहत के इंतजाम कर चुकी है। वाहन चालकों के लिए टोल को और सुविधाजनक बनाते हुए NHAI ने घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज़्यादा
लंबी है तो वाहन मालिकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट पर भी पीली लाइन खींची जाएगी। वहीं टोल ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन मालिकों के लिए टोल माफ़ कर दिया जाए। यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा वाहन चालकों को 3 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करवा सकता और इंतजार करने का टाइम निश्चित समय से ज़्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं काटा जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम काफ़ी कम हो गया है। ये देखते हुए हालांकि अधिकांश टोल प्लाजा पर अनिवार्य 100% फास्टैग के बाद कोई प्रतीक्षा समय नहीं है। NHAI ने कहा है कि फिर भी अगर किसी कारण से 100 मीटर से अधिक लंबी वाहनों की लाइन होती है तो ऐसे वाहनों को बिना टोल टैक्स चुकाए गुजारने की अनुमति दी जाएगी। NHAI ने यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नया मापदंड बन गया है। यात्री तेजी से फास्टैग को टोल भुगतान विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इससे ड्राइवरों और टोल ऑपरेटर के बीच किसी भी फिजिकल संपर्क की संभावना खत्म हो जाती है। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल फरवरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही फास्टैगिंग के बिना वाहनों को दोगुनी लागत के साथ दंडित किया जाएगा।